लो क्या हालचाल बंधु कद्दू गैंग। तो भैया ये एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है जनवरी 2027 में। और मुझे पता है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब तक कि आपके पास वीडियो पहुंचेगी सामने एक बढ़िया सा थंबनेल लिखा होगा जिसमें लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या हाई वेटेड चैप्टर फॉर जेई मेंस 2027। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि भाई ये चैप्टर पढ़ के चला जा, ये चैप्टर पढ़ के चला, ये चैप्टर पढ़ के चला जा, बस इतना पढ़ के चला जा, तेरा जेई मेंस में हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसा ये सच नहीं है, ठीक है ना, ये सच नहीं है। लेकिन यस, जेई मेंस में स्कोर करना ये आसान काम है। ठीक, क्यों आसान काम है सर? जिस पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि वो उसकी डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, किस पैटर्न के सवाल वो आपसे बार-बार पूछ रहा है। तो नेक्स्ट आपके 10 से 15 मिनट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको ध्यान से रफ पेन पेपर जो है लेके बैठ जाना और जो जो बातें मैं बोलूं उसके जरूर नोट कर लेना। और हां, टेंशन ना लो, मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके हाई वेटेज है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं। मजाक कर रहा था भाई शुरू में, ठीक है। चलो तो देख भाई, अभी तुम्हारा चल रहा है अगस्त मीड के आसपास चल रहा है, ठीक है। और तुम्हारा जनवरी का थर्ड वीक में तुम्हारा पेपर होना है। इसके बाद अप्रॉक्सिमेटली आपके पास 150 दिन है। वो सारे बच्चे जो 12th क्लास में हैं और वो सारे बच्चे जो स्टैंडर्ड ड्रॉपर में हैं, ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जेई मेंस का आमतौर का पेपर आता कैसे। बिलीव मी, 6 साल का किसी भी साल का कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख ले, तेरे को मैक्सिमम पेपर तेरे को दिखेगा जेई मेंस का आसान। 2020 के पेपर अगर अपन छोड़ दे तो 2020 के पेपर थोड़े अच्छे थे उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो जेई मेंस ने ऐसा रायता फैला रखा है कि आमतौर पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके काफी आसान पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उठा के देख लीजिएगा, 13 से 16 क्वेश्चन तुम्हारे काफी आसान देखने के लिए मिलेंगे, फॉर्मूला बेस देखने के लिए मिलेंगे। उनको देख के तू खुश सोचेगा सर क्या पूछना चाहिए, ठीक। 6 से 7 8 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने के लिए मिल सकते हैं। ये एवरेज का मतलब टफ नहीं है, ये एवरेज का मतलब ठीक ठाक है, आप कर लोगे। अगर आपने ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, हाई फाई लेवल नहीं, क्लास भी अटेंड कर रखी है, तो भी आप ये करके ले जाओगे। और 2 से जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके, मैं आपसे बोलूंगा कैसे होंगे मेरे भाई, टफ होंगे। टफ या तो लेंथी हो सकते हैं, कैलकुलेशन लेंथी हो सकते हैं, या फिर 2-3 कांसेप्ट को मिक्स करके पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है मोस्टली तेरे डायरेक्टली सिंगल कांसेप्ट बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं और उसमें मिक्सिंग होती है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं। कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ शिफ्ट आपकी टफ आ जाती है, ठीक। अगर टफ आई, जो कि आती है, सारी शिफ्ट टफ नहीं होती है, एक दो शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आपका टफ बन जाता है। लेकिन अगर टफ बना तो सबके लिए टफ है। तो वहां पे क्या होता है कि कम मार्क्स पे 99% आ जाती है, तो इसका लोड आपको तो नहीं लेना है, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा 11 क्वेश्चन आपको इजी देखने के लिए मिलेंगे, 8 से 12 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने के लिए मिलेंगे और 5 से 7 क्वेश्चन आपको टफ देखने के लिए मिल सकते हैं। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन का अगर एवरेज लें तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास समहाउ 2 मिनट से ज्यादा का समय है, जो कि मेरे भाई मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अरे बात समझो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक, ठीक है सर, ओके। तो सर ये तो हो गई कहानी। अब अगर अपन बात करें पिछला डेटा, अगर अपन देखें पिछले 2 साल का डेटा अगर अपन देखें, ठीक है, कि जिस हिसाब से पीवाईक्यूज वगैरह पूछे गए हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है तेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और खत्म होता है तेरा कहां पर, मैग्नेटिज्म तक, ठीक। तो उससे तुझे तकरीबन 27% तेरे को क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये चेन है। अब इसमें वैसे मैं मान के चलता हूं कि आपका सिंसियरिटी लेवल काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 11th क्लास, क्योंकि इसमें क्या देखने के लिए मिलता है आपको कि भाई साहब बोर्ड भी होता है, तो बोर्ड जाहिर सी बात है, बोर्ड की प्रिपरेशन आप ठीक से करते हो, अच्छे से करते हो, एज कंपेयर टू 11th क्लास तो अच्छे से पढ़ते हो ना, तो इसी लेवल आपका ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो मैं मान के चलता हूं ये तो आप मैनेज करके ले जाओगे। इसमें ऐसे आपको टफ क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते, काफी आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्वेश्चन होंगे वो भी अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 17% वेटेज रखता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री से भी हेल्प मिल जाती है, गलती से भी नहीं छोड़ना है। मैं मानता हूं अभी तक मॉडर्न फिजिक्स तक आप लोग नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन अगर कहीं पहुंच गए हैं तो आपको पता होगा कि भाई कोई ज्यादा खास, कोई हाई फाई नहीं है ये। हाँ, ये चैप्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन डिमांड करता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन खराब हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। इसमें केमिस्ट्री में भी आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो। कभी-कभी तो क्या होता है कि केमिस्ट्री के सवाल आप जो फिजिक्स से कर लेते हो या फिजिक्स के सवाल आप केमिस्ट्री से भी कर लेते हो, ठीक। अगला फिर आपका मैकेनिक्स, जो कि है 35% वेटेज, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन-कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं। फिर आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से तकरीबन 7% वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर ऑप्टिक्स, जिससे आप लोग सबसे ज्यादा डरते हो, अप्रॉक्सिमेटली 9% और ऑसिलेशन अप्रॉक्सिमेटली पिछले 2 साल में 5% जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तो है मेरे भाई जो डाटा आपका पूछा गया। इसके बाद कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे इसके बाद सोचते हैं कि सर 11th ज्यादा अच्छे से पढ़ूं या 12 ज्यादा अच्छे से पढ़ूं, तो मैं बोलूंगा बेटा ये तो आप प्लीज इसको तो आप बिल्कुल भी ना सोचें, दोनों ही अच्छे से पढ़ने, 11th भी 12th भी, आमतौर पर दोनों का सिर्फ 50-50 ही होता है, क्लियर है। हाँ, लेकिन क्योंकि 11th में चैप्टर्स आपके ज्यादा है, 12th में आपके चैप्टर्स कम है, तो इसलिए 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 11th के एज पर। अब बात आती है कि सर ये बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हम लोग, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा बेटा, जेईई मेंस का तो पेपर है ना, अब ऐसा पेपर बनता है कि नीट वाले बच्चे भी मजाक बनाते हैं, बात सच है। इसका लेवल सडनली लेवल राइज हो मेरे को नहीं लगता, लेकिन आप लोग तो एडवांस की प्रिपरेशन भी करते हो, ठीक है। ऑब्वियसली यार, तो अगर थोड़ा बहुत लेवल राइज होगा भी तो आप संभाल लोगे इस चीज को लेके। लेकिन आमतौर पर अगर मैं पिछले 5 साल के पेपर देखूं, पीवाईक्यू देखें या हम लोग पेपर पीवाईक्यू देखें, तो आमतौर पर मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ना, 16 क्वेश्चन, 13 से 16 क्वेश्चन के बीच में, वो आपको आसान देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही सिंपल देखने के लिए मिलते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड देखने के लिए मिलते हैं और ऊपर ऊपर की मलाई से देखने के लिए मिलते हैं। मलाई मतलब समझ रहा है, जैसे दूध के ऊपर मलाई जम जाती है। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि मैं बस ये चैप्टर पढ़ के चला जाता हूं, बस ये चैप्टर पढ़ के जा रहा हूं, बस हो गया काम। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि जेईई मेंस वाले जब डिटेल में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर से ही पूछ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से तो मैं सजेस्ट करूंगा तो सब कुछ पढ़ के जा, सब कुछ पढ़ के जा। तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मेरे को तो वेव समझ में नहीं आया। अरे भाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है, ये फॉर्मूला पढ़ के चला जा, या इस वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर ओमेगा बाई के होता है, यही पढ़ के चला जा।
नहीं आई फील मुझे भी, पढ़ना भी नहीं, चल ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूं अभी के लिए, नहीं मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, लेकिन ये फॉर्मूला तो पढ़ के जा सकता है ना तू, ये फॉर्मूला भी पढ़ के चला गया तो इस पे भी सवाल तू देखते के साथ ही कर लेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट गामा टी बाई एम होता है, ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ के चला गया तू केवल। हमारी बात सुन सर, दोनों साइड अगर सपोर्ट रस्सी दोनों तरफ फिक्स होती है तो फंडामेंटल मोड की वैल्यू v अपॉन 12 होती है, v अंडर रूट टी बाई m होती है। क्या होता है नोट, क्या होता है इंटीनोड, भैया मार पर को, ठीक है फॉर्मूला तो याद करके जा सकता है ना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि बस मैं ये चैप्टर पढ़ के जाता हूं बाकी छोड़ के चला जाता हूं, छोड़ के बेटा कुछ नहीं जाना है। डिटेल में भले ही ना पढ़ पाए तू कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर के फॉर्मूले प्लीज जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जेईई मींस जो है रिपीटेटिव कंसेप्ट पर डेटा चेंज करके सवाल पूछ रहा है। हमारी बात सुन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, चाहे तो उसको नोट कर लेना। पूरी फिजिक्स में कोई भी चैप्टर ऐसा है जो तू सोच रहा है कि ये तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैंने इसकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया था किसी कारण, बस मेरे को नहीं आता इसमें से कुछ भी, इतना जरूर करना बेटा, बस थोड़ा सा 4-5 घंटे का समय निकाल लेना। सबसे पहले सारे फॉर्मूले, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और उसके बाद उसके पीवाईक्यू, बस तू केवल उतना लगा के चले जाना। बिलीव मी, उन पीवाईक्यू में आपको 60-70% पीवाईक्यू रिपीटेटिव दिख रहे होंगे, डेटा चेंज हो गए या थोड़े से मॉडिफाई हो गए, तू बस उसको भी तो अच्छा करके चला गया ना, या करके चला गया ना, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में होती है और हर साल आते हैं, तो तेरा काम तो चल जाएगा। ठीक, एटलीस्ट तू ये समझ, आसान सवाल आया जो हर बच्चा करके आ रहा है तो तू भी करके जा रहा है, तो तेरा लॉस तो नहीं हुआ। और कोई क्वेश्चन अगर टफ आया जो बहुत कम बच्चे कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारा दिल बड़ा है भाई, तुम लोग कर लो, हमने थोड़ी मेहनत भी तो कम की थी ना, तो इसलिए चलो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, जेईई मेंस में कोई भी फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाना है। आरी बात समझ में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी जब आप पढ़ोगे बाद में करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला आता है, कैसे काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तुम्हें नहीं पता, तुम भूल गए, ठीक है भाई छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैच करके जाएंगे कि भैया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। आरी बात समझ, ठीक है। अब चलते उन टॉपिक्स की तरफ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा, फिर भी तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट करने हैं। जैसे कि सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, आमतौर पर बच्चे इसको बहुत हल्के में ले लेता है, क्योंकि यही क्लोथ चैप्टर है जो वो कम से कम 11वीं क्लास में 4 बार पढ़ता है, ठीक है, पहले 1.2 में, फिर 2.2 में, फिर 3.2 में, फिर मंजिल में, ठीक है, फिर 2, यही बार पढ़ता रहता है, और यही सबसे पहले इसी में ही वो सबसे कम समय देता है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल मोस्ट प्रोबेबली तुम मान के 90% पॉसिबिलिटी है कि आना ही आना है एक सवाल यहां से, तो बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, हर एक फिजिकल क्वांटिटी पे पेन चला के जाओ। अक्सर हम लोग केवल देखते हैं, अच्छा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, नहीं बेटा पेन कॉपी ले, रफ पेपर ले और उसको बढ़िया तरीके से तब तेरे को फायदा मिलेगा उसका, याद रखना मेरी बात। वरना एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में फिर कैलकुलेशन वाला मिस्टेक करेगा। एरर के काफी सवाल आसान ही होते हैं, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, इसको जरूर लगा के जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑलमोस्ट हर पेपर में एक सवाल आता ही आता है। हमारे पास छोटा सा चैप्टर है, 2.5 घंटे का चैप्टर है, मुश्किल से 4 या 5 पेज के नोट्स होते हैं इसके, बढ़िया तरीके से इसको करके जाओ। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट अगर मैं कोई भी 6 पेपर उठा लूं, सॉरी 10 पेपर उठा लूं, तो 10 में से आपको 5 से 6 पेपर में लॉजिक गेट के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको जरूर करके जाओ। सेमीकंडक्टर छोड़ के नहीं जाना है, सेमीकंडक्टर में एक सवाल तो पक्का है, कभी-कभी 2 भी आ जाते हैं सेमीकंडक्टर से। क्या-क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, जब पढ़ लोगे तब ध्यान देना। सब एलईडी, सोलर सेल, उनके कुछ ग्राफ आते हैं जो रटने होते हैं, 3-4 ग्राफ ज्यादा भी नहीं है। उसके बाद जेनरल डाउट की वर्किंग, इसमें सवाल आ जाता है, इसमें हर 10 पेपर में से 3 पेपर में तुम्हें जेनरल डाउट पे सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। रेक्टिफायर हो गया, ठीक, सर्किट एनालिसिस वाले सवाल के फॉरवर्ड बेस पे तार बना दो, रिवर्स बेस में उड़ा दो, ठीक है, ये सिंपल सवाल है, ये प्लीज आप एक जरूर देख के जाना। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले, बड़ा दुख होता है जब इलास्टिसिटी छोड़ के जाओ और उसमें फॉर्मूला बेस सवाल आ जाता है, सारे फॉर्मूले देखना। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, खत्म होता है मैग्नेटिज्म पर। इनके मोटे-मोटे फॉर्मूले तो सारे याद करके चले जा। हमारी बात सुन, एटलीस्ट मोटे-मोटे फॉर्मूले, डिटेल में तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता हो, ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैकेनिक्स के साथ मर्ज करके टफ सवाल बना दिया, कोई बात नहीं आता, छोड़, ठीक, लेकिन तू इतना कर ले भाई, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो यह ग्राफ क्या होता है, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r/3 होती है, गोले के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बनता है, और उसके बाद मैं आपसे बोलूं भैया पोटेंशियल का कैसे बनता है, ये चीजें एटलीस्ट ये आप बहुत अच्छे से जाओ। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कि एक्सिस पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, मोटा-मोटा पढ़ के जा भैया। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, तो मैग्नेटिज्म का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो अच्छे से कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करके जाओ। इसमें जो थोड़े से ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है वो आपके थोड़े से कैपेसिटर वाले, कि भैया एक कैपेसिटर है दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, या चार्ज बता दो एक कैपेसिटर पे, उस सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर आपसे हीट लॉस वगैरह पूछ दिया, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका सी इक्विवेलेंट वाला पार्ट हो गया, आर इक्विवेलेंट वाला पार्ट हो गया, बीट स्टोन ब्रिज वाला पार्ट हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस पे तो भैया कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे तो कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी थ्योरी है, जिसका फॉर्मूला होता है a एप्सिलॉन अपॉन d माइनस t ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k, इसमें भी बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज ऐसी है ना बेटा कि अगर तूने केवल फॉर्मूला भी याद कर लिया और तेरे को कैपेसिटर नहीं आता तो भी तू सवाल करके ले जाएगा। तूने अगर कैपेसिटर नहीं पढ़ा, तुझे बस इतना पता है कि भाई कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल का जो रिजल्ट होता है ना वो रेशन का उल्टा होता है, तो भी तो क्वेश्चन करके ले जाएगा। तो ये चीजें नहीं छोड़नी आपको, अरे बात सुनो, ये करके जाना अच्छे से। उसी प्रकार से तो ये तो हो गया तेरा किसका मेरे भाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, जो तकरीबन 25% तो वेटेज रखता है, 25% तो वेटेज रखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आमतौर पर एसएचएम काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं उनसे बोलूंगा एटलीस्ट इतना तो कर ले। सबसे पहले फॉर्मूले, अरे बात सुनने, सबसे पहले फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, अरे सर वो तो जारी तो फॉर्मूले हैं, b बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस लगा के उनका ग्राफ
काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वेलोसिटी का, एक्स के साथ, टाइम के साथ, साइनसोइडल का बना के दे दिया, एनर्जी का पूछ लिया, टाइम के साथ। पहले तो ग्राफ एक बार अच्छे से और समय मिले तो तुम्हारा जो स्प्रिंग वाले जितने क्वेश्चंस है, स्प्रिंग वाले जितने क्वेश्चंस है एसएचएम में वो जरूर कर लेना। स्प्रिंग का टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई m/m होता है। स्प्रिंग पैरेलल में हो, सीरीज में हो, के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, या फिर कोलिजन के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन कि भाई सपोज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसमें कोई कोलाइड कर गया तो बताओ क्या होगा। इतना भी तूने कर लिया ना, तेरा एसएचएम में काम चल जाएगा। और स्प्रिंग और इसी के साथ फिजिकल पेंडुलम, जिसका फार्मूला मैं अभी बताता हूं, टी बराबर 2 पाई m/i/mgdc। इसमें कभी-कभी सवाल आ जाता है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, किसी दिन लेकर अगर बैठेगा 4-5-6 घंटे में तो उसको अच्छे से कवर कर लेगा। तो एसएचएम में इतना कर लीजिएगा। उसी प्रकार से वेव में अगर आपको बहुत अच्छे से वेव आता है, सैल्यूट है तुम्हें, बहुत शानदार। और सपोज आपका वेव में बैकलॉग है तो मैं बोलूंगा भैया बस तू फार्मूला पढ़ के चला जाना कि भैया वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट गामा टी बाई एम होता है, नोड एंटी नोड के जो फार्मूले होते थे, ठीक है, मतलब किसी दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई है या दोनों तरफ पाइप खुला है, तो मोड होगा, पांचवा हार्मोनिक कितना होगा, छठा ओवरटोन कितना होगा, ये बात देख के चले जाना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑल्दो अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे 12th क्लास के सिलेबस में तब आप इसको दोबारा पढ़ लोगे तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहां पे कवर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद फिर अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैकेनिक्स है, जो सबसे हाई वेटेज रखता है, जो कि 43% भी चला जाता है किसी किसी पेपर में। मैं तो सजेस्ट करूंगा बेटा सारा करो, सबसे पहले छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुछ स्थिति खराब है कि सब मैकेनिक्स मेरी वीक है, आप तो सबसे पहले वो बता दो जिससे सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है और जिससे मेरा जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं करके ले जाऊं, तो मैं उन्हें बोलूंगा देख सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए तेरे को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कोलिजन, कोलिजन मोमेंट का कंसेप्ट कैसे करते हैं, आरी बात इसमें काफी सवाल पूछा जाता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये एक बार देख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का है लेकिन डरना नहीं है इससे, ठीक, ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है एक तरह से, तुम इसको सुकून से बैठ के पढ़ो, 3-4 घंटे का समय निकालो, उसको कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल बनते हैं, आते भी एग्जाम में। इसके बाद इक्विलिब्रियम वाले सवाल, चाहे वो आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हो चाहे वो रोटेशन के। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या करते थे, थोड़ा टाली करके ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, दाएं बराबर बाएं वाला, और वहां पर क्या करते थे, रोटेशन वाला दाएं वाला बराबर बाएं वाला, और किसी भी पॉइंट का बाद नेट टॉर्क बराबर क्या करते थे, 0 करते थे। क्लियर है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। अब रोटेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही बार-बार पूछे जाते हैं। कैसे, एक पत्थर को फेंक के मार दिया, ठीक है, फेंक के मार दिया, मुझे ओरिजिन क्या, किसी भी टाइम पर mg का टॉर्क बता दो, अरे बात जो कि mg into x आ जाता है, ले मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। और किसी और जब हाईएस्ट पॉइंट पर mg into r/2 आ जाता है, ठीक। और किसी भी टाइम पर ओरिजिन का एंगुलर मोमेंटम बता दो पार्टिकल का, जो होता है mvr या r क्रॉस mp। बस ये चीजें जरूर करके जाइए। ये पत्थर को फेंक के मार दिया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट बता दो, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी अगर 60 डिग्री पे फेंक के मारा है। ऐसा सिंपल सिंपल सवाल भी इसमें बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। इसके बाद सर टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अच्छे से पढ़ो, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनकी हालत ज्यादा खराब है रोटेशन में, जिनको डर लगता है, बस तू इतना तो पढ़ लेना कि फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कैसे लगाते हैं और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, बस खत्म कहानी। इतना भी कर लेगा ना तो जेईई मेंस इससे ज्यादा नहीं जाता है, इसी पर ही वो आमतौर पर सवाल पूछता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है जो काफी प्रेडिक्टेबल है और हर साल पूछे जाते हैं। जैसे डिस्क घूम रही है, डिस्क पर डिस्क लगती, I1 ओमेगा 1 + I2 ओमेगा 2 बराबर I1 + I2 * ओमेगा, या अगर अपोजिट डायरेक्शन घूम रही है तो I1 ओमेगा 1 - I2 ओमेगा 2 बराबर I1 + I2 * ओमेगा फाइनल ओमेगा बता दो। इसमें एक फार्मूला आता है कि भैया हीट लॉस बता दो कितना होगा, ठीक है। तो हीट लॉस डिस्क पर डिस्क रख दिया, या फिर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है उसमें हीट लॉस, या फिर कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया उसमें हीट लॉस। इन तीनों के फार्मूले एक जैसे हैं। आगे बात सुनो, जैसे कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या आता है, हाफ m1 m2 / m1 + m2 इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर इनटू 1 - e स्क्वायर, ठीक। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। वही सेम फार्मूला तुझे यहां पर दिख जाता है डिस्क पर डिस्क थी कि हाफ I1 I2 / I1 + I2 इनटू ओमेगा 1 - ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। यही से मिल जाता है जिसमें आता है हाफ C1 C2 / C1 + C2 इनटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये सब हीट लॉस के फार्मूले। यहां से इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आम तौर पर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये अच्छे से करके जाए। उसके बाद जैसे रोलिंग है, रोलिंग में हाई फाई सवाल भले मत कर, लेकिन बेसिक और एटलीस्ट इंक्लाइन प्लेन का 1 + I/mr², ये बहुत अच्छे से करके जा। इनफैक्ट मैं तो बोलूं इंक्लाइन प्लेन पर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन g sin थीटा होता है, अगर फ्रिक्शन है और फिसलता हुआ आ रहा है तो g sin थीटा - vg cos थीटा एक्सीलरेशन होता है, और अगर रोल करके आ रहा है तो एक्सीलरेशन बराबर g sin थीटा 1 + I/mr² होता है। ये मैंने तेरी यही रिवाइज करा दी, ठीक है, मैंने रिवाइज भी करा दिया तुझे यही मैंने, ठीक। इसके बाद अब आता है सर्कुलर वाला क्वेश्चन। सर्कुलर जितना डिटेल में पढ़ो उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर कुछ करना ही है तो कोनिकल वैराइटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर करके आइएगा। बैंकिंग ऑफ रॉड भी एक तरह से सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, एक तरह से ये कोनिकल पेंडुलम का ही थोड़ा सा चेंज वर्जन है। बैंकिंग ऑफ रॉड के फार्मूले, सारे फार्मूले एक फार्मूले में खत्म हो जाता है, v बराबर √rg tan थीटा + फाई, खत्म। आनी बात जिन बच्चों ने पढ़ा वो समझ गए होंगे, इसी में तरह का। उसके बाद सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन मोशन के सवाल होते हैं, जैसे v बराबर u + at होता था, s बराबर u + हाफ स्क्वायर होता था, ऐसे यहां पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट + अल्फा t, इसमें जब इस क्वेश्चन होता है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अगला पार्ट, वर्क पावर एनर्जी में बेसिक वर्क निकालना, ठीक है, कि आपको फोर्स दे दिया जाए, फोर्स का फंक्शन दे दिया जाए, आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ, ये आपको आना चाहिए डायरेक्टली। वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा हाई फाई नहीं पूछता है, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग लगा देगा या फिर फ्रिक्शन दे देगा, बस खत्म कहानी। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछता है। हां, इसमें वर्क नहीं थ्योरम पर मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग पर काफी सवाल पूछे गए, वर्क नहीं थ्योरम लगानी होती है, वो एक बार जरूर देख लेना बेटा, ठीक। उसके बाद आपका जो बेसिक सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन है कि नीचे कितनी वेलोसिटी दे देगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा √5gr, ठीक है। यहां पर भैया यहां पर इतनी वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल है, किस प्रकार से आप x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालोगे, x ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, v ग्राफ अगर खुश होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, इस प्रकार की जो चीज है। vt ग्राफ का जो एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। और आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड सवाल होंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल होंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल कि भैया एक मान के चलिए लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का एक वुडन बॉक्स है, यहां से बुलेट फेंक के मारी, अंदर फंस गई, v वेलोसिटी 3v से फेंक के मारेंगे तो कितने मीटर जाएगी, इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है आपके वो एक बार जरूर प्रैक्टिस
कर लीजिएगा। तो मैं टाइम हो गया है, ठीक है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जेईई मेंस इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द खेलता है बेटा, और ये ज्यादा मेहनत आपकी डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो 5-5 6-6 घंटे भी निकाल लेना एक चैप्टर के लिए जाएगा बेटा। जेईई मेंस का पेपर अगर आसान है तो भाई साहब वहां से करके ले जाएगा, और अगर मॉडरेट भी है तो भी करके ले जाएगा। टफ पेपर है तो सबके लिए टफ है, और अभी तो मैं तो बोल रहा हूं 150 दिन है ना, लगा दो पूरी जान 150 दिन। अगर मेरी बात आपको क्लियर हो गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे सबसे पहले प्रॉमिस करें कि यस सर 150 दिन पूरी जान लगा देंगे, डिटेल में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से जो आपने बोला है इन पॉइंट्स को तो हम पकड़ के रखेंगे अच्छे से, ये हम नहीं छोड़ेंगे। सर आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आए थे और इसी बहाने आप बहुत सारी चीजें रिवाइज करके चले गए। अगर ऐसा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।